नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक नए और अत्यंत भावपूर्ण अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कि कैसे धारा नगरी के महान सम्राट राजा भोज ने अपने शांत स्वभाव और ज्ञान से गंगू तेली के उस पहाड़दर जैसे अहंकार को पल भर में चकनाचूर कर दिया था। उस घटना के बाद से गंगू तेली का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो धन कल तक उसके अहंकार का कारण था, वही धन अब अनाथों, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लग रहा था। गंगू अब एक घमंडी व्यापारी नहीं, बल्कि राजा भोज का एक परम भक्त और प्रजा का सेवक बन गया था। लेकिन धारा नगरी के राज दरबार की कहानियां केवल ज्ञान और अहंकार के टकराव तक ही सीमित नहीं थीं। राजा भोज के राज में एक और चीज थी जिसकी कस्में पूरे आर्यावर्त में खाई जाती थीं, और वह था सम्राट का न्याय। एक ऐसा न्याय जो न तो किसी का पद देखता था, न रुतबा, और न ही अपना या पराया। आज की यह कहानी उसी न्याय की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या एक राजा अपने उस मुख्य सेनापति को एक मजदूर की तरह सजा दे सकता है जिसने उसके लिए कई युद्ध जीते हों? आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर मालवा के सबसे वीर सेनापति को एक साधारण सी चक्की क्यों चलानी पड़ी थी। धारा नगरी की सेना पूरे भारतवर्ष में अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी। इस अजेय सेना के मुख्य सेनापति थे सूर्यभान। सूर्यभान एक अत्यंत बलशाली, युद्ध कला में निपुण और वीर योद्धा थे। उन्होंने राजा भोज के नेतृत्व में कई राज्यों को मालवा के अधीन किया था। उनके शौर्य से शत्रु थर थर कांपते थे। राजा भोज भी अपने सेनापति पर बहुत गर्व करते थे और उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। परंतु कहते हैं ना कि जब शक्ति और सत्ता बिना संयम के मिलती है तो वह भीतर ही भीतर एक विषैला बीज बो देती है। सूर्यभान के साथ भी यही हुआ। लगातार मिल रही विजयों और राजा से मिले सम्मान ने उनके भीतर अभिमान का एक ऐसा वृक्ष खद्दहा कर दिया जिसकी छाया में उन्हें साधारण प्रजा की धे मकोदों के समान लगने लगी थी। वे भूल गए थे कि सेनापति का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, न कि उन पर रौब जमाना। एक दिन दोपहर के समय सेनापति सूर्यभान अपने विशाल और सजे धजे रथ पर सवार होकर धारा नगरी के मुख्य बाजार से गुजर रहे थे। उनके आगे पीछे सैनिकों का पहरा था जो लोगों को रास्ते से हटा रहे थे। उसी बाजार के नुक्कड़ पर एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम सदाशिव था, अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता था। सदाशिव अत्यंत निर्धन था। उसके घर में केवल उसका एक युवा बेटा माधव था। माधव दिन रात पत्थर की भारी चक्की चलाकर आटा पीसता था और उसी आटे को बेचकर सदाशिव अपने घर का चूल्हा जलाता था। उस दिन माधव भी अपने पिता के साथ बाजार आया हुआ था। अचानक एक बैलगाड़ी के बेकाबू हो जाने से बाजार में भगदड़ मच गई। माधव एक छोटे बच्चे को उस बैलगाड़ी से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन इसी बीच सेनापति सूर्यभान का तेज रफ्तार रथ वहां आ पहुंचा। माधव बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वह स्वयं रथ के घोड़ों की चपेट में आ गया। रथ का एक भारी पहिया माधव के पैर के ऊपर से गुजर गया। माधव दर्द से चीख पड़ा और वहीं जमीन पर गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और खून बहने लगा था। वृद्ध सदाशिव रोता हुआ अपने बेटे की ओर भागा। सदाशिव ने हाथ जोड़कर रथ पर बैठे सेनापति सूर्यभान से कहा, सरकार, मेरे इकलौते बेटे का पैर आपके रथ से कुचल गया है। कृपा करके इसे वैद्य के पास पहुंचवाने में मेरी सहायता करें। मैं गरीब आदमी हूं। सूर्यभान ने रथ से नीचे देखे बिना ही अत्यंत तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मूर्ख बूढ़े, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यह मालवा के मुख्य सेनापति का रथ है? जब रथ आ रहा था तो यह तुम्हारे बेटे को बीच रास्ते में वीरता दिखाने की क्या आवश्यकता थी? यह हमारी नहीं, तुम्हारी अपनी भूल है। सैनिकों, रथ आगे बढ़ाओ, मुझे राजमहल पहुंचने में विलंब हो रहा है। सदाशिव रोता रह गया, गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन सेनापति के रथ का पहिया धूल उड़ाता हुआ वहां से चला गया। बाजार में खड़े किसी व्यक्ति ने सदाशिव की मदद की और वे माधव को वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने बताया कि माधव का पैर बुरी तरह टूट चुका है और उसे कम से कम 6 महीने तक बिस्तर पर ही रहना होगा। वह अब खड्डा भी नहीं हो सकता, भारी चक्की चलाना तो बहुत दूर की बात है। सदाशिव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा बिस्तर पर पड़ गया था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी।
लेकिन तभी बाजार में खड़ा गंगू तेली, जो अब एक बदला हुआ इंसान था, सदाशिव के पास आया। गंगू ने सदाशिव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सदाशिव काका, आप रोइए मत। सेनापति भले ही निष्ठुर हो, लेकिन हमारे महाराज भोज के राज्य में अन्याय का कोई स्थान नहीं है। आप कल सुबह राजसभा में जाइए और महाराज से न्याय मांगिए, वे अवश्य सुनेंगे। अगले दिन सुबह राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और स्वयं सेनापति सूर्यभान अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक वृद्ध नागरिक न्याय की गुहार लेकर आया है। राजा भोज ने तुरंत उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। सदाशिव लदखदाते कदमों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ दरबार में पहुंचा। उसने राजा भोज को प्रणाम किया और कल बाजार में घटी वह पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके निर्दोष बेटे का पैर कुचल दिया गया और कैसे सेनापति ने सहायता करने के बजाय उनका अपमान किया। राजा भोज का चेहरा गंभीर हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भोज ने अपनी गहरी और तीक्ष्ण दृष्टि सेनापति सूर्यभान पर डाली और पूछा, सेनापति सूर्यभान, क्या यह वृद्ध जो कह रहा है वह सत्य है? क्या आपके रथ से इसके पुत्र को चोट लगी और आपने उसे उसी अवस्था में छोड़ियच दिया? सूर्यभान ने अपनी जगह से उठकर अत्यंत सहजता से उत्तर दिया, महाराज, यह सत्य है कि यह दुर्घटना हुई थी, परंतु महाराज, मैं राज्य के एक महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा था। इस साधारण से नागरिक की अपनी गलती थी कि वह रथ के सामने आ गया। एक राज्य के सेनापति का समय इन छोटी मोटी दुर्घटनाओं में उलझने के लिए नहीं होता। मैं मालवा का रक्षक हूं, कोई वैद्य नहीं। यह सुनकर राजा भोज की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, परंतु उन्होंने अपने स्वर को अत्यंत संयत रखते हुए कहा, सूर्यभान, क्या तुम भूल गए हो कि मालवा के सेनापति की तलवार और उसका रथ प्रजा की रक्षा के लिए है, उन्हें कुचलने के लिए नहीं? तुम कहते हो कि तुम मालवा के रक्षक हो, परंतु जो व्यक्ति अपने ही राज्य के एक कमजोर नागरिक के प्रति करुणा नहीं दिखा सकता, वह बाहरी शत्रुओं से इस राज्य की क्या रक्षा करेगा? सूर्यभान का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ था। उसने कहा, क्षमा करें महाराज, परंतु मैं मालवा की सेना का मुख्य सेनापति हूं। मेरे बिना यह सेना अधूरी है। यदि आप चाहें तो राजकोष से इस वृद्ध को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। बात यहीं समाप्त हो जाएगी। राजा भोज अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। न्याय स्वर्ण मुद्राओं से नहीं तौला जाता सेनापति। स्वर्ण मुद्राएं इस वृद्ध के बेटे की पीठ ढाक कम नहीं कर सकती। तुमने केवल एक युवक का पैर नहीं तोड़ा है, तुमने इस परिवार की आजीविका छीनी है। माधव दिन भर चक्की चलाकर आटा पीसता था, तब जाकर इस घर का पेट पलता था। आज तुमने उस वृद्ध पिता के बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी है। दरबार में बैठे सभी लोग राजा भोज का यह रौद्र रूप देखकर कांप उठे। गंगू तेली भी एक कोने में खद्दा सब कुछ देख रहा था और मन ही मन राजा के न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा भोज ने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, सेनापति सूर्यभान, तुमने अपने पद के अहंकार में एक अक्षम्य अपराध किया है, इसलिए मैं आज तुम्हें सेनापति के पद से मुक्त करता हूं और तुम्हारी सजा यह है कि जब तक माधव पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर खड्डी दहा नहीं हो जाता, तब तक तुम उसके घर जाओगे। जो चक्की माधव चलाता था उसे तुम चलाओगे। तुम रोज आटा पीसोगे और उसी मेहनत से कमाए हुए धन से इस वृद्ध सदाशिव और उसके बेटे का पेट पालोगे। यही मालवा का न्याय है। यह फैसला सुनकर पूरे दरबार में जैसे बिजली गिर गई। मालवा का अजेय सेनापति, जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, वह अब एक गरीब की झोपड़ी में चक्की चलाएगा। सूर्यभान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं एक क्षत्रिय हूं, एक योद्धा हूं। मैं यह मजदूरों वाले काम कैसे कर सकता हूं? यह मेरे सम्मान के विरुद्ध है। राजा भोज ने कठोरता से उत्तर दिया, एक निहत्थे और घायल नागरिक को सड्डी डी डीएचक पर तड्डी डेपता छोड़ डी डीएच देना किसी क्षत्रिय का सम्मान नहीं हो सकता। तुमने जो कर्म किया है, तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। यदि तुम्हें मालवा में रहना है तो मालवा का न्याय मानना होगा। अपने अस्त्र शस्त्र यहीं रख दो सूर्यभान, और जाकर अपनी सजा का पालन करो। सूर्यभान के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी तलवार राज दरबार में जमा करनी पड़ी। अगले दिन सुबह जो सूर्यभान रेशमी वस्त्र पहनकर रथ पर घूमता था,
वह एक साधारण धोती पहने सदाशिव की छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ा था। सदाशिव ने डरते डरते उसे अंदर बुलाया। झोपड़ी के एक कोने में पत्थर की वह भारी चक्की रखी थी। सूर्यभान ने चक्की का हत्था पकड़ा और उसे घुमाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके हाथों में छाले पट डच गए। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। जिस योद्धा को तलवार उठाने में कभी थकान नहीं होती थी, उसे आज पत्थर की वह चक्की पहाड़ जैसी भारी लग रही थी। दिन बीतते गए। रोज सुबह सूर्यभान चक्की पीसता, बाजार जाकर आटा बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे सदाशिव के घर का राशन लाता। इस कठोर परिश्रम और गरीबी के जीवन ने सूर्यभान के उस कठोर हृदय को पिघलाना शुरू कर दिया। जब वह माधव को बिस्तर पर दर्द से कराहते देखता तो उसे अपनी उस दिन की निष्ठुरता पर गहरी आत्मग्लानि होती। उसे समझ आने लगा था कि एक गरीब के लिए उसके पसीने की एक बूंद और उसके स्वाभिमान की क्या कीमत होती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। माधव अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और चलने फिरने लगा था। सजा का समय पूरा हो गया था। सूर्यभान एक बार फिर राज दरबार में प्रस्तुत हुआ, लेकिन आज वह घमंडी सेनापति नहीं था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सूर्यभान ने राजा भोज के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मुझे केवल सज्जा नहीं दी बल्कि मेरा पुनर्जन्म किया है। चक्की के उन दो पाटों के बीच मेरा सारा अहंकार और घमंड पिस चुका है। मुझे यह एहसास हो गया है कि प्रजा की सेवा ही एक सच्चे योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है। मुझे क्षमा कर दें महाराज। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए सूर्यभान को उठाया और अपनी ही तलवार उसे वापस सौंपते हुए कहा, सूर्यभान, जो योद्धा अपनी प्रजा का दर्द समझ सकता है वही सही मायनों में राज्य की रक्षा कर सकता है। आज से तुम पुनः मालवा के सेनापति हो, लेकिन याद रखना, यह तलवार अब केवल शत्रुओं पर उठनी चाहिए, अपनों की रक्षा के लिए। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। गंगू तेली ने भी हाथ जोड़ रखकर राजा भोज को नमन किया। उसने समझ लिया था कि राजा भोज केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि न्याय में भी इस संसार के सबसे महान सम्राट हैं। दोस्तों, जीवन में अधिकार, पद और ताकत मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ताकत के साथ विनम्रता बनाए रखना और कमजोरों के प्रति न्याय की भावना रखना ही इंसान को महान बनाता है। राजा भोज का यह न्याय हमें सिखाता है कि जब हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, तो हमें जमीन पर चलने वालों को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उम्मीद है आपको वर्मा स्टोरीज की यह अद्भुत और ऐतिहासिक कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। मैं विवेक वर्मा अब आपसे अनुमति लेता हूं। जल्द ही लौटूंगा जीवन की एक और नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपनों का सम्मान करें और खुश रहें। नमस्कार।